गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली है, जिसका प्रश्न क्रमांक है 9वां कि यदि एक आपव्यू दिया है अपन को कि x ऋण 5 और ऋण 1 और दूसरा आपव्यू है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और x 4 1 यह दिया है अपन को स्तंभ में बराबर 0 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार हल करेंगे यह? तो आपव्यू x ऋण 5 ऋण 1 का इसमें गुणा कर दें या अपन पहले इसका और इसका गुणा करें। तो x ऋण 5 ऋण 1, अब इस आपव्यू का इसमें, तो इस पंक्ति का करेंगे स्तंभ में, तो 1 का गुणा होगा x में 1 गुणित x धन 0 का गुणा होगा 4 में 0 गुणित 4 धन 2 का गुणा होगा 1 में, तो 2 गुणित 1। इस पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब इस पंक्ति का करें तो 0 का x में 0 गुणित x धन 2 का होगा 4 में, तो 2 गुणित 4 धन 1 का गुणा 1 में, तो 1 गुणित 1। अब 2 का होगा x में 2 गुणित x धन 0 का होगा 4 में, तो 0 गुणित 4 धन 3 का होगा गुणा 1 में, 3 गुणित 1 बराबर 0। तो x ऋण 5 ऋण 1 यह आ जाएगा कितना, x का 1 में, तो x धन यह 0 बन जाएगा धन 2 एकम 2, यह बनेगा 0 धन 4 दूनी 8 धन 1, यह बन जाएगा 2x धन 4 शून्यम 0 धन 3 एकम 3 बराबर 0। एक स्टेप और बढ़ा लें कि x ऋण 5 ऋण 1 यह बचेगा x धन 2, यहाँ हो जाएंगे 9, यह हो जाएगा 2x धन 3 बराबर 0। अब इस पंक्ति का स्तंभ में करें तो x का x में गुणा करेंगे तो x वर्ग, x का अब इस पूरे में x धन 2 में, तो x का x में x वर्ग, अभी x का होगा 2 में तो 2x, इसका इसमें हुआ। अब इस ऋण 5 का 9 में, तो ऋण 5 नाम 45, यहाँ धन आना था लेकिन ऋण धन का हो जाएगा ऋण। अब ऋण 1 का इसमें होगा तो ऋण के हो जाएंगे 2x और ऋण के 3 बराबर 0। यह बन जाएगा कितना कि x वर्ग धन के 2x और ऋण के 2x कट जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे ऋण के 48 बराबर 0। तुलना कर दे दोनों साइड की तो बन जाएगा, तो इसलिए x वर्ग ऋण 48 बराबर 0, x वर्ग बराबर आ जाएंगे 48, तो इसका वर्ग हटेगा, इस पर लग जाएगा वर्गमूल। तो 48 का वर्गमूल निकालें हम तो 4 करनी 3 होगा इसका वर्गमूल की x बराबर, क्योंकि इसकी गुणनखंड तो 4 गुणित 4 गुणित 3, 4 चौके 16 48, तो 4 की तो जोड़ी बन रही है, तो यह आ जाएगा धन ऋण 4 करनी 3, यह x का मान हो जाएगा, यह इसका आंसर। इसका प्रश्न क्रमांक है 10वां कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिन पर वह 2 बाजारों में विक्रय करता है, एक फर्स्ट बाजार और एक सेकंड बाजार। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। तो बाजार फर्स्ट का उत्पादन दिया है जो 10,000, 2,000 और 18,000। सेकंड बाजार में जो x, y, z हैं उसका 6,000, 20,000 और 8,000। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य कितना है, 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आपव्यू बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। यह है इसका 10वां क्वेश्चन का पहला हल करें। तो यदि हम उत्पादन को दर्शाएं आपव्यू ए से, तो आपव्यू ए बराबर हो जाएगा कितना, 10,000, 2,000 और 18,000। और यहाँ दूसरे बाजार का है जो 6,000 और 20,000 और यहाँ है 8,000। इसे तो उत्पादन को ए से दर्शा दिया है, और विक्रय मूल्य को यदि हम बी से दर्शाएं, विक्रय मूल्य बी हो जाएगा कितना, 2 रुपये 50 पैसे, यहाँ 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपये। अब हमको इसमें क्या ज्ञात करना है कि कुल आय ज्ञात करनी है प्रत्येक बाजार में कुल आय। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय
कुल आय बराबर हो जाएगा ए इंटू बी। ए इंटू बी तो आप भी ए का मान है जो 10,000, 2,000, 18,000, यह आप भी ए का मान रख रहे हैं। यहाँ 20,000 और 8,000 इंटू आप भी बी का मान है जो 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपये। अब इन दोनों का अगर हम गुणा करें आप भी का, तो इस पंक्ति का इस स्तंभ में तो 10,000 का 2.5 में करेंगे 2.5 में तो कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएंगे ये, क्योंकि 10 दूनी 20,000 तो यह 50 पैसे के आधे हो जाएंगे तो यह हो जाएंगे 5,000, यानी 10,000 का 2.5 में करेंगे तो गुणा तो आ जाएंगे 25,000 धन इस 2,000 का करेंगे काय में 1.5 में तो आ जाएंगे 15 दूनी 30, 3,000। 18,000 का 1 में करेंगे तो धन के 18,000। अब इस पंक्ति का स्तंभ में तो 6,000 का 2.5 में तो 25 छक्के 150 यानी हो जाएंगे 15,000 धन 20,000 का 1.5 में 1.5 में तो हो जाएंगे 30,000 धन 8,000 का 1 में तो 8,000। तो यह आ जाएगा कितना, जोड़ें 25 और 30 हो जाएंगे 55, 25 और 30 हो जाएंगे 55। यहाँ कुछ गलती हो रहा है अपना, 25,000 यहाँ 2,000 है तो 3,000 है, यह 3,000 है क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाते। तो 25,000 और 3,000 हो गए 28,000 और 18,000 हो जाएंगे 46,000। अब 15,000 और यहाँ है 30,000, 15 और 30 45 और 8 कितने हो जाएंगे, यह 53,000। यह ए बी का मान आ गया कुल आय कुल आय कितनी आ गई है 46,000 और 53,000। तो यह है बाजार, तो बाजार प्रथम की बाजार फर्स्ट में कुल आय कितनी है, कुल आय है रुपये 46,000 और बाजार सेकंड में कुल आय कितनी हो जाएगी, बाजार सेकंड में कुल आय हो जाएगी 53,000। यह इसके आंसर हो जाएंगे। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः रुपये 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे है, तब इसे किस प्रकार हल करेंगे। तो आप भी बी का मान बदल जाएगा, चूंकि आप भी ए का मान कितना दिया है, आप भी ए दिया है, जो उत्पादन है वो है 10,000 प्रथम बाजार का, यहाँ 2,000 और 18,000। 6,000 जो दिया था अपन को वही लिख रहे हैं ज्यों का त्यों, 20,000 और 8,000। यहाँ बदल जाएगा बी का मान, वो कितना हो जाएगा, लागत कितनी है इसकी 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे को लिख दे रहे हैं 0.50। तब ए भी ज्ञात करें अब अपन, आप भी ये कितना है 10,000 2,000 और 18,000। यहाँ है 6,000 20,000 और 8,000 इंटू आप भी ए का मान हो जाएगा कितना 2 रुपये, आप भी बी का 1 रुपये और 0.50 क्योंकि यह 50 पैसे है। अब इसका गुणा करें इस पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 10,000 का 2 में तो 20,000 हो जाएंगे, धन 2,000 का 1 में तो 2,000
18,000 का जब 0.50 में करेंगे तो 9,000 आ जाएंगे। 18 पंची 90। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में 6,000 का 2 में तो 6 दूनी 12,000। 20,000 का 1 में तो धन 20,000 धन 8,000 का करेंगे 50 पैसे में तो आ जाएंगे 4,000। अब अगर हम इनको जोड़ दें तो कितने आ जाएंगे 20,000 और ये हो जाएंगे 11,000 तो हो जाएंगे 31,000। यह हो जाएंगे 31,000। 12,000 और 4 16, 16 और 20 36,000। तो यह क्या है इस बाजार की लागत। तो बाजार फर्स्ट की लागत कितनी आएगी, बाजार प्रथम की लागत, फिर बाजार द्वितीय की लागत। तो बाजार प्रथम की लागत, लागत मूल्य है कितना रुपये 31,000 और बाजार सेकंड की लागत कितनी है रुपये 36,000। अब हमको ज्ञात क्या करना है इसमें पूछी है कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यह कुल लाभ ज्ञात करना है, कुल लाभ, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि लागत इतनी है और लाभ कुल लाभ कितना आ रहा है। पहले में जो पहला क्वेश्चन किया था तो जो पहले क्वेश्चन में पूछी थी अपन से कि कुल आय आप भी बीजगणित की सहायता से ज्ञात, तो कुल आय कितनी आई थी 46,000। यहाँ पर 46,000 तो लागत कितनी है 31,000। तो अगर हमको कुल लाभ पूछ रहे हैं तो कुल लाभ, तो इसलिए कुल लाभ कैसे ज्ञात करेंगे कि अपन लागत में से अगर जो कुल लाभ है, कुल आय प्राप्त हुई है, कुल आय में से जो हमको लागत है वो क्या करेंगे घटा देंगे। तो कुल यहाँ है कितने 46,000, कुल आय है 46,000 माइनस और लागत कितनी है फर्स्ट बाजार में 31,000। तो कितनी आ जाएंगी यहाँ 46,000 में से 31,000 घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा जो फर्स्ट बाजार में, बाजार फर्स्ट में लाभ हो जाएगा कितना 15,000 और बाजार सेकंड का लाभ ये फिर से घटाएंगे अपन। इसकी कुल आय कितनी है 53,000 जो पहले क्वेश्चन में ज्ञात की थी, माइनस यहाँ कितनी आ रही है 36,000 लागत आ रही है। कुल आय है 53,000, 36,000 इसकी लागत है, तब कितना आ जाएगा इस बाजार में 17,000। कितनी बच जाएंगी यहाँ 17,000। यह और यह इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 11 है कि आप भी x ज्ञात कीजिए। यदि x फिर आप भी दिया 1 2 3 4 5 6 बराबर ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 2 4 6 है, तो आप भी x का मान ज्ञात करना है। तो हमने माना कि आप भी x बराबर ए बी और सी डी, यह दो पंक्तियां और दो स्तंभ हैं। तो यहाँ हम x का मान रख दें, इसलिए यह x का मान हो जाएगा ए बी सी डी इंटू आप व्यू है 1 2 3 4 5 6 बराबर यहाँ दिया ऋण के 7 ऋण के 8 ऋण के 9, यहाँ 2 4 6। तो इस पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तो आप व्यूहों का गुणा करें। ए का 1 में तो ए, बी का हो ए का 1 में, बी का 4 में तो धन के 4 बी, इसका इसमें हो गया। अब इस स्तंभ में करें, ए का 2 में तो 2 ए धन 5 बी,
अब इसका इसमें तो यानी 3a धन b का करेंगे 6 में तो 6b। इस पंक्ति का पहले में, दूसरे, तीसरे में स्तंभ में हो गया। अब इस पंक्ति का करें c का 1 में तो c धन 4 का d में तो 4d। इसका इसमें करें c का 2 में तो 2c धन 5d। इसका इसमें 3c धन 6d बराबर है ऋण के 7, ऋण के 8, ऋण के 9, 2, 4 और 6। अब इनकी हम तुलना कर दें, यदि दोनों पक्षों से तुलना करें, तुलना करने पर तो 2a धन 4b बराबर हो जाएंगे ऋण के 7। यह बन जाएगा समीकरण 1। इसकी तुलना होगी ऋण 8 से, यानी 2a धन 5b बराबर ऋण के 8। यहाँ 3a धन 6b बराबर ऋण के 9। इसी प्रकार यहाँ करें तो c धन 4d बराबर 2। यह चौथा समीकरण 2c धन 5d, 2c धन 5d बराबर 4। यह समीकरण 5 बन जाएगा। और 3c धन 6d बराबर 6। अब कोई भी दो समीकरण से अपन ए बी के मान निकाल दें इन दो से, या इनको ले लें, इसमें से इसको घटा दें, फिर इससे हल कर लें। तो या इसी प्रकार इसमें से इसको घटा दें, उसके बाद इस समीकरण को ले लें, या कोई भी दो समीकरण से अपन हल कर सकते हैं। तो इन दो समीकरणों को ले रहे हैं हम। और बज्य गुणनखंड विलोपन से भी कर सकते हैं। बज्य गुणनखंड जो विधि आपको सरल लगे उससे ए बी सी और डी के मान निकालना है। तो समीकरण हम बज्य गुणन से हल कर रहे, 1 व 2 को बज्य गुणन विधि से हल करने पर, क्योंकि इसमें जल्दी मान निकलेंगे ए और बी के, तो a धन 4b बराबर ऋण के 7, यह पहला समीकरण है। तो 2a धन 5b बराबर ऋण के 8, यह पहला और यह दूसरा। किस प्रकार बज्य गुणन विधि में मान निकालते हैं, a बटे, अगर हमें a का मान निकालना है तो इसको बंद कर लें। हमेशा ऊपर की लाइन से तिर्यक गुणा करते हैं, तो इसका इसमें करें तो 4 8 32। अब बीच में ऋण लगाएंगे, इसका इसमें ऋण, इसका होगा इसमें गुणा। तो 5 का ऋण 7 में, तो 5 7 35, लेकिन ऋण यहाँ पहले से है तो यहाँ बन जाएगा धन 5 7 35। अब b का मान निकालेंगे तो इसे बंद कर दें। अब इसका गुणा यहाँ से, पहले इसे बंद किया तो हमेशा ऊपर की लाइन से तिर्यक गुणा, तो इसका पहले इसमें किया, इसका इसमें। अब जब b का मान निकालेंगे तो इसको बंद करके ऊपर की लाइन से इसका हो जाएगा यहाँ गुणा और इसका इस पर। तो ऋण 7 का 2 में, तो ऋण की 7 दूनी 14। अब ऋण लगेगा। अब इस b का मान निकाल, ऋण 8 का यहाँ 1 है इसका गुणांक, तो ऋण 8 का 1 में, लेकिन ऋण पहले से है तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन बराबर। अब जब इसको बंद करेंगे तो ऋण 1 लेंगे। ऋण 1 कब लेते हैं, यदि यहाँ बराबर में 0, 7 का इस साइड हम पक्षांतर कर दें, बराबर 0 लिख लें, 8 का इस साइड पक्षांतर बराबर 0, तब यहाँ लेंगे हम धन का 1। लेकिन अगर बराबर में संख्या लिखी है तो तब हम लेते हैं ऋण 1। तो ऋण 1 यहाँ इससे बंद किया। अब हमेशा ऊपर की लाइन से तिर्यक गुणा, 1 का गुणा 5 में तो 5। अब यहाँ ऋण 2 का गुणा 4 में, 2 चौके 8, इनके गुणांकों का गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा a बटे 35 में से 32 घट जाएंगे 3, b बटे ऋण के 14 धन के 8, तो ऋण के बचेंगे 6, ऋण 1 बटे बचेंगे यहाँ ऋण 3, ऋण ऋण कट गया तो यह बच जाएगा a बटे 3, b बटे ऋण 6, 1 बटे 3। यहाँ से तिर्यक गुणा, जब इसका और इसको लें हम तो a का 3 में तो 3a बराबर 3 एकम 3, इसका और इसका गुणा तो 3b बराबर ऋण के 6।
तो यहाँ a बराबर आ जाएगा 3/3 यानी 1। इसी प्रकार b बराबर ऋण 6/3 यानी ऋण के 2। a और b के मान निकल आए। अब हमको निकालना है c और d के। तो कोई भी दो समीकरण ले लें, तो अपन ले रहे हैं तीसरा और चौथा। तो समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 है कितना कि 3a धन 6b, समीकरण ले रहे हैं हम 3 नहीं 4 और 5 ले रहे हैं, क्योंकि 3 में तो a और b है, लेकिन a और b के मान तो हमने निकाल लिए हैं। अब ले रहे हैं हम ये समीकरण 4 और 5 को। समीकरण 4 व 5 से, 4 व 5, समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण बन जाएगा, जो बनेगा समीकरण वो है c धन 4d बराबर 2, यह समीकरण चौथा। और 2c धन 5d बराबर है 4, यह है समीकरण 5वां। तो इसे भी बज्य गुणन खंड से हल करें, तब यहाँ निकलेगा बज्य गुणन विधि से। तो c का मान निकालें तो c बटे, इसको बंद कर लेंगे तो इसका इसमें गुणा, तो 4 चौके 16, इसका इसमें बीच में ऋण, और 5 का 2 में 5 दूनी 10 बराबर। अब d का मान निकालें तो इसे बंद, तो यहाँ से 3 गुणा, इसे बंद करते हैं तो यहाँ से, हमेशा ऊपर की लाइन से गुणा करते हैं। जब इसको बंद करेंगे तो यहाँ ऊपर से 2 का 2 में, तो 2 दूनी 4 ऋण 4 का हो जाएगा यहाँ 1 में, तो 4 एकम 4 बराबर। अब यहाँ आ जाएगा, इसे बंद करें तो जब इसे बंद करेंगे तो यहाँ से 1 का गुणा होगा 5 में, तो 1 ऋण 1 बटे 1 का 5 में, तो 5। अब 2 का 8 में, तो 2 का 4 में, 2 चौके 8, तो यह आ जाएगा c बटे कितना 6, d बटे आ जाएगा 0, ऋण 1 बटे ऋण 3, ऋण ऋण कट जाएंगे तो बचेगा 1/3। अब 3 गुणा कर दें तो c बराबर, यहाँ 6 एकम 6/3, और d बराबर 0 का गुणा यहाँ तो 0, तो c बराबर कितना आ जाएगा 2, और d बराबर आ जाएगा 0। तो d का मान कितना 0 और c का मान 2। तब यहाँ आप भी x का जो मान निकलेगा वो कितना है a b c और d। तो यहाँ a का मान कितना आया था, a का मान 1, b का मान आया है ऋण का 2, c का मान आया है 2, और d का मान 0। तो यह आप भी x ज्ञात हो गया, यह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक है 12वां कि यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ab बराबर ba, ab और ba बराबर दिया है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ab पर n की घात बराबर b पर n की घात इंटू a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए ab पर n की घात बराबर an इंटू bn होगा। तो चूंकि हमको दिया है कि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं तथा ए बी और बी ए किस प्रकार दिए हैं बराबर, तो यह समीकरण 1 बना लिया। हमको सिद्ध करना है ए बी पर n बराबर b पर n इंटू ए, जहाँ ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। तो हम n बराबर 1 के लिए लें पहले, तो n बराबर 1 के लिए, तो यहाँ n की जगह 1 रखें हम, तो a b पर 1 की घात बराबर b पर 1 की घात इंटू a, तो यह आ जाएगा ए बी बराबर बी ए, जो कि सत्य है, क्योंकि ए बी बराबर बी ए जो कि सत्य है। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। हम मान रहे कि माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, तब यहाँ जहाँ n की घात है वहाँ क्या रख देंगे हम k की घात, तो a b पर k की घात बराबर, यहाँ b पर n की घात है तो b पर k की घात इंटू a,
यह बना लें हम समीकरण नंबर दूसरा। अब n बराबर k धन 1 के लिए, अगर n बराबर k धन 1 के लिए भी सत्य है, इसका मतलब n बिलोंग्स टू n के लिए कथन क्या हो जाएगा, सत्य। तो n अपन ले रहे हैं n बराबर k धन 1 के लिए, तो चूंकि यहाँ दिया है a b पर k की घात, यहाँ n है जो यहाँ दिया है a b पर n की घात, तो यहाँ रख दे रहे हम k धन 1 की घात, यहाँ भी k धन 1 की घात। अगर यह सिद्ध हो गया तब सभी n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य होगा। तो n बराबर k धन 1 के लिए तो a b पर हो जाएगा k धन 1 की घात बराबर, यहाँ है b पर n तो बन जाएगा b पर k धन 1 इंटू a। अब हम LHS ले रहे हैं और यदि RHS सिद्ध कर लिया तो इसलिए LHS लें कि a b पर k धन 1 की घात, b पर k धन 1 की घात से हम इस प्रकार लिख सकते हैं b पर k की घात इंटू b, b पर k की घात इंटू b लिख दें यदि हम इसे, क्योंकि k धन 1 तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो b पर k की घात b पर 1 की घात तो k धन 1 की घात बन जाएगी। अब a b पर k की घात, a b पर k की घात, a b पर k की घात बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b पर k की घात इंटू a इंटू b, इसे इसका मान रख दिया हमने यहाँ से इंटू b, यह रखा है मान समीकरण 2 से। अब b पर k की घात इंटू ए बी की जगह पे हम समीकरण 1 में ए बी की जगह पर क्या रख सकते हैं, बी ए। समीकरण 1 ए बी बराबर बी ए, तो ए बी की जगह पर रख दे रहे हैं हम बी ए। अब यहाँ भी k की घात है, b पर 1 की घात, तो यह बन जाएगा b पर k धन 1 इंटू ए, जो कि RHS है। तो दोनों पक्ष किस प्रकार आ रहे हैं, बराबर, तो अपन लिखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि अतः कथन n बराबर k धन 1 के लिए सत्य है। तो इसलिए ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है, यह सिद्ध हो जाएगा। अब चूंकि इसका दूसरा भी यही हल करना है, तो सिद्ध करना है दूसरा कि ए बी पर n की घात बराबर ए एन इंटू बी एन, तो n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 लेंगे तो ए बी पर 1 की घात बराबर a पर 1 इंटू बी पर 1, तो यह ए बी बराबर आ जाएगा ए बी, जो कि सत्य है। अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तब माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। तब अब यहाँ आ जाएगा ए बी पर k की घात बराबर a पर k की घात इंटू b पर k की घात, यह हमने सत्य माना है, इसे 1 मान लें। तो अब हम n बराबर k धन 1 के लिए जांच करें, k धन 1 के लिए, तो ए बी पर k धन 1 की घात बराबर a पर k धन 1 इंटू b पर भी k धन 1। अब इसका LHS ले, तो ए बी पर k धन 1 की घात, तो ए बी पर k धन 1 की घात, तो यहाँ 2 बार लिख लें इसे ए बी पर k की घात इंटू ए बी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ए बी पर k की घात इंटू ए बी पर 1 की घात। अब इसे हम लिख दें a पर k की घात
इंटू बी पर के की घात और ए बी। अब यहाँ बी पर के की घात इंटू ए, बी पर के की घात इंटू ए, इसे लिख सकते हैं हम ए पर के, बी पर के की घात इंटू ए, जो कि हमने पहले सवाल में ज्ञात किया है, उसका मान है ए बी पर के की घात इंटू जे बी। इसका मान हमने यह लिख दिया समीकरण, अपने समीकरण 2 से जो इसके पहले बनाया था, तो इसे हम बना सकते हैं 3। यह समीकरण 2 से इसका मान हमने रख दिया। अब इसका और इसका गुणा हो जाएगा तो ए पर के धन 1 इंटू यहाँ हो जाएगा बी पर के धन 1, जो कि RHS आ गया। तो अतः हम लिख सकते हैं कि चूंकि ऑल एन, अतः ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए कथन क्या हो जाएगा, कथन सत्य है। तो यह हमने गणितीय आगमन विधि से भी सिद्ध कर लिया कि ए बी पर एन की घात बराबर ए एन इंटू बी एन है, यानी एन बिलोंग्स टू एन के लिए कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।